अम्मी के सामने खड़े होकर मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। अम्मी किचन में बर्तन धो रही थी और मैंने दबे कदमों वहां जाकर, अम्मी मैं ज़रा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी नोट्स लेने हैं। अम्मी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उनकी नज़रों में वही शक था जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हाथ पहुँचते हुए कहा, सानिया तुम कल भी तो गई थी, अभी हफ्ता ही तो हुआ है सेमेस्टर खत्म हुए, अब कौन से नोट्स रह गए हैं। मैंने नजरें झुका ली और झूठ बोलते हुए कहा कि वो सर ने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल बताया है जो पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मी ने एक लंबी सांस ली और बोली कि तेरे अब्बा होते तो मैं तुझे यूं अकेले न भेजती, उनकी पेंशन से हम दोनों का गुजारा तो हो रहा है, लेकिन मेरी जान निकलती है जब तुम यूं बाहर जाती हो। लोग बातें बनाते हैं कि बाप के बगैर लड़की आवारा हो गई है। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और बस सर हिलाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही मैंने एक लंबी सांस ली और तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एहसन से मिलने जा रही थी। एहसन से मेरी मुलाकात एक दोस्त की सालगिरह पर हुई थी और देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। मुझे उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसे मैसेज किया कि मैं घर से निकल आई हूँ, तुम कहाँ हो। उसका फौरन जवाब आया कि मैं पहले वाली जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पर बाइक के पास खड़ा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मैंने एक पार्क के कोने में जाकर बैठने का फैसला किया ताकि कोई हमें देख ना सके। बातों बातों में एहसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, सानिया यहाँ पार्क में सब लोग देख रहे हैं और हम ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, नहीं एहसन, यहाँ ठीक है, बस थोड़ी देर बात करें और फिर मैं चली जाऊंगी। एहसन का चेहरा एकदम से उतर गया और उसने गुस्से में कहा, तुम हमेशा यही करती हो। मैंने तुम्हारे लिए एक होटल में कमरा बुक करवाया है ताकि हम सुकून से बैठकर मुस्तकबिल की बातें कर सकें, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने डरते डरते कहा, ऐसी बात नहीं है एहसन, बस मुझे लगता है कि कोई देख ना ले और फिर होटल जाना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ठीक है फिर तुम जाओ अपने घर में, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे भी फोन मत करना। उसको यूं अचानक नाराज होना मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। मैंने भागकर उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं अम्मी से थोड़ी देर की इजाज़त लेकर आई हूँ। एहसन के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, बस आधे घंटे की बात है, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। उस दिन हम होटल में नहीं गए, लेकिन उसकी बातों ने मेरे दिल में ये एहसास पक्का कर दिया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो मुझे धोखा देगा। घर वापसी पर मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि एहसन के बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है और जो भी कहता है मेरी भलाई के लिए ही कहता है। रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने उसके मैसेजेस देखे और मुस्कुराती रही। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा पहला कदम मुझे किस खाई की तरफ ले जा रहा है। अगले रोज़ घर की फिजा में आज फिर वही अजीब सी बोझिल खामोशी थी जो अब्बा के जाने के बाद मुस्तकिल मुकीम हो गई थी। अम्मी सुबह से किचन में लगी हुई थी, पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन ये खुशबू मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मैं जानती थी कि जब भी घर में यूं एहतमाम होता है इसका मतलब यही होता है कि आज फिर कोई मुझे देखने आ रहा है। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखों के नीचे हल्के से हल्के नुमायां हो रहे थे, शायद रातों को देर तक एहसन से बातें करने का नतीजा था। मैंने सोचा, क्यों ना आज खुद को इतना बदसूरत बना लूं कि आने वाले खुद ही तौबा करके भाग जाए। मैंने बालों को बुरी तरह बखेर लिया, आंखों में काजल की जगह बस थोड़ा सा पानी डालकर उसे फैला दिया और एक पुराना सा जोड़ा निकालकर पहन लिया। उसी वक्त अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, सानिया जल्दी निकलो, देखो तो सही तुमने अभी तक कैसा हुलिया बना रखा है। मैंने बेदिली से दरवाज़ा खोला और उनके सामने खड़ी हो गई। अम्मी ने मुझे सर से पाँव तक देखा और उनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने, कोई कहेगा कि ये एक पढ़े लिखे घराने की लड़की है। जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ। और वो गुलाबी वाला जोड़ा पहनकर जो हमने पिछले हफ्ते लिया था। मैंने कंधे उचकाए और सपाट लहजे में कहा, अम्मी जिसे मैं पसंद आऊंगी वो ऐसे ही पसंद कर लेगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फन संवर कर नुमाइश करने की। अम्मी ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सानिया तेरे अब्बा की
पेंशन से पेट तो भर जाता है, लेकिन ये इज्जत की चादर बहुत बारीक होती है। यतीम लड़कियों के सर पर साया ना हो तो जमाना गद बनकर नोचता है। खुदा के लिए मेरा मान रख लो। उनके लू उनके आंसू देखकर मेरा दिल एक लम्हे को पसीजा, लेकिन फिर एहसन का ख्याल आते ही मैं पत्थर हो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में मर्दाना आवाजें गूंजने लगी तो अम्मी ने मेरे हाथ में चाय की ट्रे थमाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कदम बढ़ाए और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई। सामने एक उधेड़ उम्र खातून और उनका बेटा बैठे हुए थे, जो बार बार अपनी ऐनक दुरुस्त कर रहा था। मैंने ट्रे मेज पर रखी और जानबूझकर हाथ को ऐसी थरथराहट दी कि चाय की प्याली उछलकर ट्रे में गिर गई और थोड़ी सी चाय उस लड़के के पैंट पर जा गिरी। हाय अल्लाह! मैंने बनावटी परेशानी से कहा, माफ कीजिएगा, मेरा तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। वो खातून एकदम से खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है? लड़की को चाय पकड़ने का सलीका नहीं है। अम्मी ने लपक कर ट्रे संभाल ली और माफिया मांगने लगी, लेकिन वो लोग गुस्से में उठकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही घर में वो तूफान आया जिसका मुझे डर था। अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, तो क्या चाहती हो? क्यों मेरी जिंदगी जीरन कर रखी है? क्या कमी है मुझ में? या तेरे अब्बा ने कोई कसर छोड़ी थी? लोग सच कहते हैं कि जब बाप का हाथ सर से उठ जाए तो लड़कियां बेलगाम हो जाती हैं। उन्होंने रोते हुए मुझे यतीमी का वो ताना दिया जो सीधा मेरे कलेजे में लगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और तकिए में मुंह देकर रोने लगी। उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। एहसन का मैसेज था। क्या कर रही हो जान? मैंने सिसकियां भरते हुए उसे सब बताया। एहसन, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। हमें रोज किसी न किसी के सामने मुझे खड़ा कर देती हैं। तुम कुछ करते क्यों नहीं? एहसन का जवाब फौरी आया था। सानिया, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना। ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। तुम कल मुझसे मिलने आओ, हम मिलकर इसका कोई मुस्तकिल हल निकालते हैं। उसके इन अल्फाज ने मेरे जख्म पर मरहम का काम किया। मुझे लगा पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जो मेरी तकलीफ को महसूस कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया, कल चाहे कुछ भी हो, मैं अम्मी से झूठ बोलकर उससे मिलने जरूर जाऊंगी। मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि मैं जिस मुस्तकबिल का हल तलाश कर रही हूँ वो मुझे एक ऐसे अंधेरे में धकेल देगा जहाँ से वापसी का रास्ता शायद कभी नहीं मिलेगा। रात भर मैं करवटें बदलती रही। एक तरफ अम्मी की सिसकियाँ थीं और दूसरी तरफ एहसन के दिलासे, और मैं उन दोनों के दरमियान पिसती जा रही थी। अगली सुबह मैंने बहुत हिम्मत जमा की और किचन में जाकर अम्मी से कहा, मेरी एक सहेली की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे देखने जाना है। अम्मी ने मुंह फेर लिया और बोली कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो शदीद गुस्से में थी, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। इतवार की सुबह दूसरी सुबह से मुख्तलिफ थी। नाश्ते की मेज पर अम्मी ने पराठा मेरे सामने रखते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा कि सानिया, आज शाम में आसिया के बेटे की शादी की खुशी में एक फंक्शन है। मैंने तुम्हारा फिरोजी रंग का जोड़ा निकाल दिया है, वक्त से तैयार हो जाना। मैंने चाय का घूंट भरा और खामोशी से सर हिला दिया। सच तो ये है कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन घर की तलखियों को कम करने के लिए यही एक रास्ता था कि मैं अम्मी की बात मान लूं। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर अपने कपड़े सेट करने लगी। वो फिरोजी जोड़ा जिस पर चांदी का काम था वाकई बहुत खूबसूरत था। मैंने एक एक करके अपनी चूड़ियां, मैचिंग और झुमके मेज पर सजाए। जब शाम में मैं तैयार होने लगी तो आईने में अपना अक्स देखकर मैं पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी बदल गई हूँ। चेहरे पर वो पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा इज़्तिराब था जो मेरी आंखों से झलक रहा था। हाल में दाखिल होते ही रोशनियों की चकाचौंध ने मेरे सर में दर्द कर दिया। अम्मी ने फौरन अपनी बहनों और कजनों के झुंड में घुल मिल गई, लेकिन मैं एक कोने में बड़ी कुर्सी पर बैठ गई, मोबाइल फोन निकाल लिया। हाल में लोगों को हुजूम बढ़ता जा रहा था। कहकों का एक शोर था जो मुझे खुद से बेजार कर रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज की ये शाम मेरी जिंदगी का एक यादगार मोड़ बन जाएगी। मैंने अभी एहसन को मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप खोला ही था कि अचानक मेरी नज़र सामने वाले दरवाजे पर पड़ी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। सफेद शलवार कमीज और सियाह वास्किट में मलबूस बालों को नफासत से सेट किए हुए वो कोई और नहीं बल्कि एहसन था। वो अपने बाप के साथ हाल में दाखिल हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा चेहरा पसीने से शरबूर हो गया था
और मैंने जल्दी से अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो मुझे ना देख ले। उसी वक्त मेरा मोबाइल थरथराया। एहसन का मैसेज था, सानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो दूर खड़ा एक बुजुर्ग से हाथ मिला रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, ये मेरे खालाजाद की शादी का फंक्शन है, तुम यहाँ कैसे? उसका जवाब आया कि मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे की शादी है। यार तुम तो इस फिरोजी जोड़े में कयामत ढा रही हो। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर और खुशी मिली जुली कैफियत थी। हम दोनों एक ही हाल में थे, सबके सामने थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। वो बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता और मैं शर्मा कर नजरें झुका लेती। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया कि सानिया, हाल के पिछली तरफ जो छोटा सा लॉन है वहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ सबके सामने दम घुट रहा है। मैंने इधर उधर देखा, अम्मी बातों में मगन थी। मैंने अपना दुपट्टा संभाला और दबे कदमों हाल के पिछले दरवाजे की तरफ निकल गई। वहाँ अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुकून के साथ पीछे खींच लिया। मैं डर के मारे चीखने ही वाली थी कि एहसन की आवाज़ आई, मैं हूँ, डरो मत। उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी। सानिया तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज मेरा दिल चाह रहा है कि ये शादी हमारी हो रही होती। उसने मेरे दूसरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, देखो आज ये लोग कितने खुश हैं। एक दिन तुम भी इसी तरह मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसकी बातों ने मेरे होश व हवास छीन लिए थे। उस वक्त मुझे न अम्मी का ख्याल रहा, न ही अपनी इज्जत का, बस उसका लम्स, उसके वो झूठे वादे सच्चे लग रहे थे। उसने मेरा हाथ चूमते हुए कहा कि सानिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये जो घर वाले तुम्हारे रिश्ते देख रहे हैं उनसे कहो तुम्हें कोई पसंद नहीं है। मैं जल्द ही अपने घर वालों को भेजूंगा। अभी हम इसी शहर में खोए हुए थे कि अचानक हाल के अंदर से कदमों की आवाज़ आई। कोई पिछली तरफ ही आ रहा था। मेरा दम खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और ऐसन से कहा, कोई आ रहा है, तुम यहाँ से जाओ। मैंने फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दूसरी तरफ से घूमकर हाल में दाखिल हो गई। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद करीब बैठे लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मैंने अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई, लेकिन अब इस हाल की रौनकें मुझे बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे हाथ पर भी एहसन के लम्स की तपिश बाकी थी। और फिर हम रात में वहाँ से वापस आ गए थे और अब उस दिन को भी 4 दिन गुजर गए थे। आज मेरी सालगिरह थी, लेकिन सुबह से मेरे दिल की कैफियत अजीब थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही मैंने तकिए के नीचे रखा अपना मोबाइल चेक किया था, लेकिन वहाँ एहसन का कोई पैगाम नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद वो 12 बजे मुझे विश करेगा, लेकिन पूरी रात गुजर गई और अब सुबह के 8 बज रहे थे। अम्मी ने किचन से आवाज़ दी कि सानिया, नाश्ता कर लो। बेटा, आज तुम्हारी सालगिरह है, मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। मैंने एक लंबी सांस ली और मोबाइल एक तरफ फेंक कर बाहर निकल आई। अम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमा और ढेरों दुआएं दी, लेकिन मेरा दिल कहीं और ही लटका हुआ था। सारा दिन मैंने घर के कामों में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की ताकि उसका ख्याल ना आए, लेकिन जब भी फोन की घंटी बजती मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। यूनिवर्सिटी में भी सहेलियों ने केक काटा और हल्ला गुल्ला किया, लेकिन मेरी नज़रें बार बार नोटिफिकेशन पर जाकर रुक जाती। मुझे रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी सी बात भी भूल गया है। क्या मैं उसके लिए इतनी भी अहम नहीं हूँ कि वह मुझे एक मैसेज करता? फिर शाम ढलते ही और घर में खामोशी छा गई। अम्मी शाह की नमाज पर बैठी मुसल्ले पर तस्बीह पढ़ रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर की गली में जलती बुझती लाइट को देख रही थी। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने झपट कर उसे उठाया। एहसन का मैसेज था, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, माजरत मैंने सारा दिन तुम्हें विश नहीं किया। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खास सरप्राइज तैयार कर रहा था। मैंने जल्दी से टाइप किया, मुझे लगा तुम भूल गई हो और मैं सारा दिन कितनी उदास रही तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उसका फौरन जवाब आया कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ सानिया, तुम तो मेरी सांसों में बसती हो। देखो मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से गेट पर आ जाओ। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने लिखा, नहीं एहसन, तो पागल हो गए हो क्या? अम्मी घर पर हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसने जिद्दी लहजे में कहा कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आया हूँ, बस सामान पकड़ो और अंदर चली जाना। मैं दूर से ही तुम्हें देखकर चला जाऊंगा। प्लीज अपनी सालगिरह पर मुझे मायूस मत करो। मेरा दिल डर के मारे
सीने से बाहर आने को था, लेकिन इसकी मोहब्बत का जादू ऐसा था कि मैंने दबे कदमों सहन पार किया और गेट का छोटा दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर गली में अंधेरा था, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट की हल्की सी रोशनी वो मुझे खड़ा नजर आया। उसने स्याह रंग की कमीज पहन रखी थी और वह बहुत ही पुरकशिश लग रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने एक बड़ा सा खूबसूरत पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से उसे थाम लिया। इसी दौरान उसकी उंगलियां मेरी हथेली से मस हुई। उसने एक अजीब सी तपिश मेरे पूरे बदन में सराय कर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अंदर जाकर इसे खोलना और मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारे शुक्रिया का इंतजार करूंगा। मैंने बस सर हिलाया। इससे पहले कि गली का कोई कुत्ता भौंकता या कोई पड़ोसी बाहर झांकता, मैं अंदर भाग गई। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मैंने बिस्तर पर वो पैकेट रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जब उसे खोला तो अंदर से एक निहायत ही नफीस सफेद रंग का रेशमी जोड़ा निकला, जिस पर बारीक काम हुआ था। उसके साथ ही एक महंगा सा ब्रांडेड परफ्यूम और एक बहुत बड़ा चॉकलेट का डब्बा था। सबसे नीचे एक छोटा सा सुरखी का लिफाफा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारे लिए मेरी कायनात में। मैंने वो जोड़ा अपने बदन से लगा कर देखा और आईने में खुद को निहारने लगी। इसी वक्त फोन बज उठा। एहसन की कॉल थी। मैंने हेडफोन लगाए और बहुत आहिस्ता से हेलो कहा। कैसा लगा सरप्राइज? उसकी आवाज़ मेरे कानों में शहद घोल रही थी। मैंने कहा, एहसन ये सब बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? उसने कहा, तुम्हारे लिए तो ये सब भी कम है सानिया। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इसी तरह बहती रहो। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद उसका लहजा बदल गया। उसने कहा, देखो सानिया, गिफ्ट तो तुम्हें मिल गया, अब मेरा शुक्रिया तो अदा करो। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम्हें मैंने कह दिया है, थैंक यू सो मच। वो बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसा थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मैंने मासूमियत से पूछा कि और क्या चाहिए? उसने आवाज़ को हद से ज़्यादा धीमा और गहरा करते हुए कहा, मुझे एक किस चाहिए, कम से कम फोन पर ही सही। मेरे पूरे बदन में एक झुर्री सी आई और गाल तपने लगे। मैंने कहा कि एहसन, तुम कितने बेशर्म हो। वो हंसा और कहने लगा, अपनी होने वाली बीवी से मांग रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी? चलो जल्दी करो, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। मैंने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और काफी देर तक शर्माती रही, लेकिन उसकी जिद के आगे हमेशा की तरह हार गई। मैंने बहुत ही आहिस्ता से मोबाइल के माइक पर वो आवाज़ निकाली जो वो सुनना चाहता था। वो दूसरी तरफ जैसे निहाल हो गया। उसने कहा, सानिया, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हम घंटों इस तरह से बातें करते रहे। वो मुझे बता रहा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो वह मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। उसकी बातों में ऐसा नशा था कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब्बा के जाने के बाद यही वो वाइस चाह रहा है जो मुझे इस दुनिया की तलखियों से बचा सकता है। उस रात वो सफ़ेद जोड़ा मैं अपने तकिए के पास रखकर नींद की आगोश में चली गई। मेरे ख्वाबों में भी वही था और उसके वादे थे। मुझे ज़रा बराबर भी इस बात का गुमान नहीं था कि ये जोड़ा और ये मीठी बातें दरअसल एक चाल है जो मेरे गिर्द बुनना शुरू हो गया है। मैं उसके शहर में इस तरह गिरफ्तार हो चुकी थी कि मुझे अपनी इज्जत और वक़ार से ज़्यादा उसकी एक मुस्कुराहट अजीज हो गई थी। और रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी पुरसुकून रात थी, क्योंकि उसके बाद जो तूफान आने वाला था उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को उजाड़ के रख देना था। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ उसकी आवाज़ के शहर में डूबी हुई थी और खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की समझ रही थी। मंगल की सुबह थी और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बैग तैयार किया और आईने में आखिरी बार अपना चेहरा देखा। रात देर तक एसर से बात करने की वजह से मेरी आंखें थोड़ी बोझल थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी सरशारी थी। मैं जब कमरे से निकली तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, सानिया, आज यूनिवर्सिटी से ज़रा जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्यों अम्मी, खैरियत तो है? अम्मी, तो मेरा एक प्रैक्टिकल भी है, शायद थोड़ी देर हो जाए। अम्मी ने रोटी पलटते हुए कहा कि बस मैं कह रही हूँ तो आ जाना, एक ज़रूरी काम है, बाकी बातें मैं तुम्हें वापसी पर बताऊंगी। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, चाय का एक घूंट भरा और अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल आई। यूनिवर्सिटी में पूरा दिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगा। प्रोफेसर के लेक्चर मेरे सर से ऊपर से गुजर रहे थे। मेरे जहन में बार बार अम्मी की वो बात घूम रही थी कि आज जल्दी घर आ जाना। मुझे एक पल को ख्याल आया कि कहीं अम्मी को मेरे और एहसन के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, या कहीं वो फिर से किसी रिश्ते वाले को तो नहीं बुला रही। इसी कश्मकश में मैंने एहसन को मैसेज किया कि एहसन, आज अम्मी बहुत अजीब लग रही थी,
उन्होंने मुझे जल्दी घर बुलाया है। इसका जवाब आया कि तुम फिक्र क्यों करती हो, शायद कोई काम होगा या कोई रिश्तेदार आ रहा होगा, तुम बस हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके एक मैसेज ने मेरे गिरते हुए हौसले को थाम लिया था। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैंने जानबूझकर थोड़ा वक्त कैंटीन में गुजारा ताकि मैं अम्मी के कहे हुए वक्त से थोड़ा लेट पहुंचूं। जब मैं अपने घर की गली में पहुंची तो मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर एक सफेद रंग की चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। मेरा दिल एकदम से डूब गया। मैं समझ गई अम्मी ने वही किया जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत बोझिल कदमों से गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। सहन में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ड्राइंग रूम में हल्की हल्की बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं दबे कदमों अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अम्मी ने मुझे देख लिया। सानिया, शुक्र है तुम आ गई। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर वो जोड़ा पहनो जो मैंने तुम्हारे बेड पर रखा है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने गुस्से से अम्मी को देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक इल्तिजा थी। मेरा एहतजाज मेरे हलक में ही डूब कर रह गया। मैंने कमरे में जाकर देखा वो सफेद जोड़ा जो एहसन ने मुझे सालगिरह पर दिया था। अम्मी ने उसे प्रेस करके रखा हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो जोड़ा अनजान लोगों के सामने पहनकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहाँ एक बावकार खातून और उसके साथ एक कदावर सुलझा हुआ नौजवान बैठा था। अम्मी ने मेरा तारुफ कराया, ये सानिया मेरी बेटी है। उस नौजवान ने, जिसका नाम सुलेमान था, एक बार नजर उठाकर मुझे देखा और फिर नजरें झुका ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरा दिल तो कहीं दूर और ही धड़क रहा था। अम्मी की दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने पास बिठाया और ढेरों प्यार दिया। उन्होंने सुलेमान की तारीफें के पुल बांध दिए थे कि वो कितना जिम्मेदार है, अपना कारोबार संभाल रहा है और कितना नेक सीरत है। मैं बस बुत बनी बैठी रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो लोग जाने लगे तो सुलेमान की माँ ने अम्मी के गले लाकर कहा, हमें लड़की पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। अम्मी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे हाँ कर दी। मैं सुन्न होकर रह गई थी। मेरा जिस्म तो वहाँ मौजूद था, लेकिन रूह जैसे जिस्म छोड़ चुकी थी। वो लोग चले गए। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। सानिया, सुलेमान बहुत अच्छा लड़का है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारे अब्बा होते तो यही चाहते हैं। मैं कुछ न बोली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात के 8 बज रहे थे जब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज चमका। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। लिखा था, अस्सलाम वालेकुम सानिया, मैं सुलेमान हूँ। आज ये हमारी बात पकी हुई है और मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें मैसेज करने से मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा दिमाग जैसे फटने लगा। मेरा जी चाहा कि चीखूं। ये शख्स कौन होता है? मुझे मैसेज करने वाला, मेरा नंबर उसे किसने दिया? मैंने फौरन अपनी अम्मी को पुकारा। अम्मी, मेरा नंबर सुलेमान के पास कहाँ से गया? उन्होंने पीछे से ही जवाब दिया कि उसकी माँ ने मांगा था तो मैंने दे दिया। मैंने गुस्से से फोन बेड पर पटक दिया और एहसन को कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर मुसलसल मसरूफ जा रहा था। मेरी बेचैनी हद से बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था मेरा दम घुट रहा है और ये रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बनने वाला है। सुलेमान के मैसेज ने मेरी पूरी रात की नींद उड़ा दी थी। मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही और बार बार एहसन का नंबर ट्राई करती रही, मगर वह मसरूफ ही मिला। सुबह के 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो ख्वाब में भी मुझे वही सफेद गाड़ी और सुलेमान का चेहरा नजर आया। सुबह 8 बजे जब मैं किचन में पहुंची तो अम्मी के चेहरे पर एक ऐसी रौनक थी जो अब्बा के जाने के बाद मैं पहली बार देखी थी। वो नाश्ता बनाते हुए गुनगुना रही थी। मुझे देखते ही बोली कि तानिया, सुलेमान की अम्मी का फोन आया तो वो कह रही थी कि लड़का बहुत खुश है और चाहते हैं कि अगले माह ही निकाह की कोई तारीख रख ले। मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। अगले माह? अम्मी, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैंने एहतजाजन कहा। अम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमा और बोली कि बेटा, अच्छे कामों में देर नहीं करते। और फिर सुलेमान जैसा हीरा बार बार नहीं मिलता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और बैग उठाकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। मेरा सर घूम रहा था। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंची, एहसन का फोन आ गया। मैंने कॉल उठाते ही रोना शुरू कर दिया। एहसन, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। वो लोग अगले माह शादी करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस सुलेमान से शादी नहीं करूंगी। एहसन ने बड़े ठंडे लहजे में कहा कि सानिया, हौसला रखो, ऐसे रोकर कुछ नहीं होगा। देखो, तुम वहां से निकलो और सीधी मेरे दोस्त के फ्लैट पर आ जाओ, वहाँ कोई नहीं होगा। हम इत्मीनान से बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। मैंने हिचकियां लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा फ्लैट पर जाना ठीक नहीं है, कहीं और मिल लेते हैं। वो गुस्से से बोला, सानिया,
ये वक्त बहस का नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो आ जाओ, वरना फिर जो अम्मी कहती हैं वही करो। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने आंसू पोंछ कर बस पे बैठ गई। मैं यूनिवर्सिटी तो गई, लेकिन गेट से ही वापस मुड़ गई। मैंने अम्मी को मैसेज कर दिया कि आज एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए देर से आऊंगी, ताकि वो परेशान न हो। जब मैं इस पते पर पहुंची जो एहसन ने दिया था, तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो एक पोश इलाका था और फ्लैट की इमारत काफी सुनसान थी। मैंने लिफ्ट ली और तीसरी मंजिल पर पहुंची। जैसे ही मैंने बेल बजाई, एहसन ने दरवाजा खोल दिया। उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन उसकी नजरों में आज वो पहले वाली मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अंदर कमरे में एसी चल रहा था और हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने सोफे पर बैठते ही दोबारा रोना शुरू कर दिया और उसे सुलेमान के मैसेजेस और अम्मी की जल्दबाजी के बारे में बताया। एहसन मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा हाथ थाम लिया। तानिया, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर फैला दिया और मुझे अपने करीब कर लिया। मैं उसके लम्स से थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसकी मीठी बातों ने मुझे फिर से अपने शहर में ले लिया। वो कहने लगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो, मैं घर वालों को मना लूंगा। बातें करते करते उसका लहजा मजीद गहरा होता गया और मेरे चेहरे के करीब आने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, ऐसा ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो कहने लगा, तुम मेरी होने वाली बीवी हो सानिया, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त मेरे दिमाग पर जैसे कोई पर्दा पड़ गया था। यतीमी का वो अकेलापन, सुलेमान से शादी का खौफ और एहसन की झूठी मोहब्बत, इन सब ने मिलकर मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। मैंने उसकी बाहों में पनाह ढूंढने लगी और जज्बात की इस अंधेरों में हम वो हद पार करके जिसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो घंटा मेरी जिंदगी का स्याह तरीन घंटा था। जब मैं उस फ्लैट से बाहर निकली तो मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था। बाहर धूप बहुत तेज थी, लेकिन मुझे अपने अंदर बर्फ जैसी ठंडक महसूस हो रही थी। मेरे माथे पर पसीना था और दिल की धड़कनें काबू से बाहर थी। मैंने सड़क किनारे खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त किए और दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। मुझे लग रहा था कि गली में चलने वाला हर शख्स मुझे देख रहा है और जानता है कि मैंने क्या किया है। मैं जब घर पहुंची, शाम हो रही थी। अम्मी ने दरवाजा खोला और मेरी हालत देखकर चौंक गई। सानिया, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है और ये पसीना क्या हुआ बेटा? मैंने नजरें झुका ली और लड़खड़ाती आवाज में कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस गर्मी बहुत है और यूनिवर्सिटी में काम ज्यादा था। मैं सीधी अपने कमरे में गई और बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे खुद से घिन आने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी इज्जत, अपना वकार, सब कुछ उस शख्स के कदमों में ढेर कर दिया जिसने अभी तक मुझसे निकाह भी नहीं किया था। मैंने फौरन एहसन को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैंने मैसेज किया कि एहसन, मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मुझे कॉल करो, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने एक ऐसी आग में छलांग लगा दी है जो अब मैं पूरी जिंदगी राख कर देगी। फ्लैट से वापसी के बाद के चंद दिन किसी भयानक ख्वाब की तरह गुजरे। मैं हर वक्त मोबाइल हाथ में लिए एहसन के मैसेज का इंतजार करती, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद रहा था। पहले मुझे लगा शायद उसका फ़ोन खराब हो गया होगा या कोई और मजबूरी होगी, लेकिन जब तीसरे दिन भी उसने राब्ता नहीं किया तो मेरे अंदर खौफ की लहरें उठने लगीं। दूसरी तरफ घर में खुशियों का तूफान बरपा था। अम्मी ने सलमान के घर वालों के साथ मिलकर अगले 15 दिन की बाद तारीख तय कर दी। घर में रिश्तेदारों की आमद और रफ्त शुरू हो चुकी थी और हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था। मैं इन सब के दरमियान एक जिंदा लाश बैठी थी। मेरा जी चाहता कि चीख कर सबको बता दूं कि मैं अब वो सानिया नहीं रही जिसे आप लोग पुराने चले हैं। मैं तो लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे जब मुझे यकीन हो गया कि एहसन ने मुझे धोखा दिया है। मैंने एक सहेली के जरिए पता करवाया और मालूम हुआ कि वो शहर छोड़कर जा चुका है और उसका पूरा खानदान ही कंसील्ड हो गया है। उस दिन मैंने कमरे में बंद होकर अपने आप को थप्पड़ मारे। मैं अपनी नादानी पर रोई थी, मैं उसकी झूठी मोहब्बत पर रोई जिसने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ से आगे सिर्फ खाई थी। अगर मैं गैर खाती तो मेरी माँ जी जी मर जाती। इसी घबराहट और पागलपन में मैंने इंटरनेट पर ऐसे रास्ते तलाश करने शुरू किए जो मेरी गलती को छुपा सकें। वहाँ मुझे एक ऐसी तरकीब मिली जो जितनी खतरनाक थी उतनी ही तकलीफ दे भी थी, और वो था एफी का इस्तेमाल। और आखिरकार शादी का दिन आ गया। घर में ढोलक की थाप गूंज रही थी
हर कोई कह रहा था कि सानिया शर्मा रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शर्म नहीं बल्कि वो जिल्लत थी जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। रुखसती का वक्त आ गया तो मैं अम्मी के गले लगकर इस तरह रोई जैसे मेरा जनाजा उठ रहा हो। अम्मी समझी कि बाप की कमी महसूस कर रही है, लेकिन मैं तो अपनी इस्मत का जनाजा उठाकर सुलेमान के घर जा रही थी। जब मुझे वहां ले जाया गया, सुलेमान का घर बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, फूलों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ कैद खाने से कम नहीं था। कमरे में तन्हाई मिली तो मेरी जान निकलने लगी थी। सुलेमान के आने में कुछ मिनट ही बाकी थे। मैंने कांपते हाथों से एल्फी की वो छोटी सी शीशी निकाली जो मैंने छुपा रखी थी। मेरा पूरा जिस्म सीने में शरबूर था और दिल की धड़कनें हलक में महसूस हो रही थी। फिर मैंने वो तकलीफ से अमल शुरू किया। हर कतरे के साथ मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी रूह में खंजर घोंप रहा हो। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने लबों को दांतों तले दबा लिया ताकि आवाज बाहर न जाए। मैंने खुद को बंद तो कर लिया, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि सानिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम एक सच्चे इंसान को धोखा दे रही हो। तुम अपनी इस नापाकी को एक झूठ से ढकने की कोशिश कर रही हो। फिर दरवाजा खुला और सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। वो पूछ नजर आ रहा था। उसने मेरे करीब आकर बड़ी मोहब्बत से मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे पर प्यार किया। सानिया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिली। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। वो मुझसे बातें करता रहा, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बताता रहा, लेकिन मैं बस लरज रही थी। जब वो मस्जिद मेरे करीब आया और वो लम्हा आया जिसका मुझे डर था, तो वही हुआ जिसका मैंने सोचा भी ना था। एल्फी की वो तह जो मैंने लगाई थी, वो शदीद दबाव और रगड़ की वजह से एकदम से उधड़ गई और खाल फटने की वजह से खून इस तरह लगा जैसे कोई रग कट गई हो। दर्द इतना शदीद था कि मेरी चीख निकल गई। सुलेमान एकदम पीछे हट गया और घबराकर लैंप रोशन किया। सफेद चादर पर खून के धब्बे देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। सानिया, ये क्या हुआ? इतना खून! मैं दर्द से तड़प रही थी और कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है या मैं बहुत ज्यादा हसास हूँ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खून मेरी किसी पाकीज़गी की अलामत नहीं बल्कि मेरी एक खौफनाक साजिश का नतीजा था। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। रंग सफेद पड़ गया था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुलेमान ने फौरन चादर मेरे गिर्द लपेटी और मुझे गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा और बार बार कह रहा था, सानिया, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह खैर करेगा। और मैं उसकी सच्ची मोहब्बत को देखकर अंदर ही अंदर मर रही थी कि काश मैंने ये गुनाह ना किया होता। अस्पताल की धारदारियों में उस वक्त मौत जैसी खामोशी तारी थी और सिर्फ मेरे सिसकने की दबी दबी आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। सुलेमान ने जब मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया तो मैंने देखा कि उसके अपने सफेद कुर्ते की आस्तीनें भी मेरे खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो पागलों की तरह डॉक्टरों को बुला रहा था और उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो मेरे कलेजे को काट रही थी। मुझे इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया गया। लेडी डॉक्टर और नर्सों ने तेजी से मेरे गिर्द घेरा डाल दिया और मुआयने की तैयारियां शुरू कर दी। मैं वहां लेटी छत को घूर रही थी और मेरा पूरा वजूद पसीने से शरबूर था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही खौफ था कि अब क्या होगा। अब जब डॉक्टर इस जगह को मुआयना करेगी तो उसे वो एल्फी के जमे हुए निशानात नजर आएंगे और वो सुलेमान को बुलाकर सब सच बता देगी। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में अपने रब को पुकारने लगी कि ए मेरे अल्लाह, आज मेरी लाज रख लेना। ए मेरे मालिक, मुझे इस शख्स की नज़रों में गिरने से बचा ले जो मुझे अपनी जिंदगी मान रहा है। मैंने गुनाह किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज मुझे रुसवा मत करना। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर मुआयने के लिए आई तो मेरे जिस्म का एक खुलिया खौफ से मंजमद हो चुका था। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मुझे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन इस जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा वो ज़हनी अजियत थी जो मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। डॉक्टर ने बहुत गौर से मुआयना किया और नर्स को कुछ हिदायत दी जिनकी जबान मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हिम्मत करते डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई हैरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पेशेवराना संजीदगी थी। शायद इस खून के बेतहाशा बहाव ने एल्फी की इस बारीक तह को उखाड़कर बहा दिया था, या फिर मेरे रब ने वाकई मेरी पर्दापोशी का फैसला कर लिया था। फिर नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो आहिस्ता आहिस्ता दर्द की लहरों में कमी आने लगी और मैं नीम बेहोशी की हालत में चली गई। मगर मेरा शऊर अब भी बाहर टहलते सुलेमान के कदमों की चाप सुन रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर निकली। मैंने पर्दे की थोड़ी सी ओर से देखा तो सुलेमान दीवानावार लपक कर उनके पास गया और उनकी आवाज़ लरज रही थी जब उसने पूछा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी सानिया कैसी है? ये सब कैसे हुआ?
वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और सुलेमान के कंधे पर तसल्ली देने वाला हाथ रखकर कहा, मियाँ, घबराने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब कोई लड़की बहुत ज्यादा जहनी तनाव या खौफ का शिकार हो तो जिस्मानी रद्द-ए-अमल ऐसा हो सकता है। और शायद कुछ अंदरूनी रगें बहुत ज्यादा हसास होने की वजह से फट गई थी, जिसकी वजह से खून ज्यादा बह गया। हमने टांके लगा दिए और ब्लीडिंग रोकने के लिए दवा दे दी है। अब वो खतरे से बाहर है, बस उसे अब जहनी सुकून और आराम की जरूरत है। उसे कोई परेशानी मत दीजिएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मेरे दिल पर लगा हुआ वो भारी पत्थर जैसे एक पल में हट गया। मेरी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस एहसान के थे जो मेरे रब ने मुझे गुनाहगार पर किया था। सुलेमान जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में सुर्खी थी। वो दबे कदमों मेरे सराहने आकर बैठा और मेरा ठंडा तड़पता हुआ हाथ अपने दोनों गर्म हाथों में थाम लिया। उसने मेरा हाथ अपने लबों से लगाया और बड़ी भारी आवाज में कहा, सानिया, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कितना खुदगर्ज था कि तुम्हारी तकलीफ को समझ ही ना पाया। काश मैं इतना लापरवाह न होता तो आज जो तुम इस हाल में न होती। उसकी सच्ची मोहब्बत और उसका बेहोश खुलूस मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। वो बार बार मेरा हाथ चूम रहा था और मेरी हालत पर उड़ रहा था। मुझे अपने इस एल्फी वाली घटिया हरकत पर इतनी घिन आ रही थी कि मेरा जी चाहा इसी वक्त उसके पैरों पर गिर जाऊं और उसे बता दूं कि सुलेमान, माफी मत मांगो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं तो एक धोखेबाज लड़की हूँ जिसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए ये सब रचाया था। लेकिन मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी और मैं सिर्फ खामोशी से रोती रही थी। अस्पताल से घर वापसी के बाद दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी की तरह था। सुलेमान ने मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाता, दवाइयाँ वक्त पर देता और रात भर जाकर मेरे माथे पर पट्टियाँ रखता कि कहीं मुझे बुखार ना हो जाए। मैं कई कई घंटे जाए नमाज पर बैठी अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज रहती और ज़ारो कतार मुझे अब एहसास हुआ कि नामहरम की वो झूठी मोहब्बत जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी, वो सिर्फ एक शराब और जिल्लत का रास्ता था। एहसन ने तो मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और जब दिल भर गया तो मुझे इस हाल में छोड़कर गायब हो गया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए एलपी जैसे खतरनाक हरबे का इस्तेमाल करने पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ ये सुलेमान था जो मेरे एक दुख को अपना दुख समझ रहा था और मुझ पर अपनी जान छिड़क रहा था। इस वाक़ये ने मेरे अंदर की औरत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। मुझे समझ आ गया था कि असल सुकून और असल इज्जत सिर्फ महरम के रिश्ते में ही है। जज्बात की रूह में बहकर किसी अजनबी को अपना सब कुछ सौंप देना अपनी बर्बादी के लिए परवाने पर दस्तखत करने जैसा है। मैंने उस रात अपने रब का पक्का वादा किया कि मैं अपनी बाकी जिंदगी सुलेमान की वफादार बनकर गुजारूंगी और उसकी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैंने अपनी जिंदगी के इस सियाह और तल्ख बाब को हमेशा के लिए अपने दिल के गहरे तह खाने में दफन कर दिया। लेकिन वो पछतावा आज भी कभी कभी मेरी जिन आंखों में नमी बनकर आ जाता है जब सुलेमान मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद और प्यार करता है, क्योंकि असल राह तो सिर्फ हलाल में है। अल्लाह तौबा करने वालों को एक नया रास्ता जरूर दिखाता है। अब मैं सुलेमान की सानिया हूँ और हमारी जिंदगी में अब सिर्फ मोहब्बत का राज है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।